अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन chromatography, and that is basically gas chromatography. Today we will discuss what is gas chromatography, what is the principle, what are the types of gas chromatography, what is the instrumentation of gas chromatography, and the applications of gas chromatography. First of all, you must keep this thing in your mind that गैस क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक इन विच मोबाइल फेज इज गैस। देखें, याद रखें, गैस क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो मोबाइल फेज है वो गैस होती है, और जो स्टेशनरी फेज है वो कोई लिक्विड भी हो सकता है और कोई सॉलिड भी हो सकता है। तो ये आपने याद रखना है कि गैस क्रोमेटोग्राफी में इन ऑल केसेस जो मोबाइल फेज होगी दैट विल बी अ गैस, ये एक गैस होगी। और स्टेशनरी फेज जो होगी वो एक सॉलिड होगा, इनर्ट सॉलिड होगा, या कोई लिक्विड होगा जिसको किसी सॉलिड पे सपोर्ट मिली होगी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो अहम है वो ये है कि गैस क्रोमेटोग्राफी किस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं उनकी सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये आपने जहन में रखना है कि गैस क्रोमेटोग्राफी जो है पर्टिकुलरली गैसियस मिक्सचर्स हों या वोलेटाइल लिक्विड्स हों, और ऐसे सॉलिड्स जिनको हमने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया हो, उनकी सेपरेशन के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी यूज होती है। सो वी कैन से दैट कि गैस क्रोमेटोग्राफी इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ गैसेस, volatile liquids and the solids in gaseous state. There are two types of gas chromatography. What first one is called GLC. GLC मतलब gas liquid chromatography, and second one is called GSC. GSC stands for gas solid chromatography. These are the two main types of gas chromatography. Now we will discuss these types one by one. Firstly, we discuss about gas liquid chromatography. देखिए, इसको गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मोबाइल फेज है वो गैस है और स्टेशनरी फेज जो है वो लिक्विड है, इसलिए हम इसको गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो हम कॉलम यूज करते हैं, कॉलम को हम एक पोरस सॉलिड से के जरिए से पैक करते हैं, उसकी कोटिंग करते हैं कॉलम की, और उसके अंदर ही हम एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड मिक्स करते हैं, उसकी एक लेयर लगाते हैं, या लेयर जो है इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, थिन लेयर उस सॉलिड के ऊपर। और ये वाली जो थिन लेयर है नॉन वोलेटाइल लिक्विड की, ये स्टेशनरी फेज के तौर पे एक्ट करती है। अच्छा, आपने ये ध्यान में रखना है कि जो सॉलिड हमने कोट किया ना, वो स्टेशनरी फेज के तौर पे एक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा, वो उस लिक्विड को सपोर्ट देगा। ठीक है, तो जो सॉलिड है दैट फंक्शंस ओनली एज ए सपोर्ट फॉर द लिक्विड स्टेशनरी फेज। अब डेफिनेटली जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स कॉलम में से गुजरेंगे तो वो अपने आप को दो फेजेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यानी एक फेज जो है वो गैस होगी जो कि मोबाइल फेज है, और दूसरी फेज जो है वो लिक्विड होगा जो कि स्टेशनरी फेज के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पार्टीशन होगी, यानी दोनों फेजेस के दरमियान जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, दे विल डिस्ट्रीब्यूट एंड पार्टीशन विल टेक्स प्लेस। जिनकी एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज्यादा होगी वो कॉलम में से जल्दी ल्यूट होंगे, और जिनकी एफिनिटी या अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा होगी वो कॉलम में ज्यादा देर रिटेन करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे जो फिनोमेना होता है वो पार्टीशन का होता है, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन नहीं होती। यहाँ पे जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं दे डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन टू फेजेस। नाउ द सेकेंड टाइप इज गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। देखिए जी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम है उसको हम पैक करते हैं एक सॉलिड एड्सॉर्बेंट से। एड्सॉर्बेंट मटेरियल एक इस्तेमाल करते हैं जो कि गैसेस को एड्सॉर्ब करे। इसमें एक्टिव कार्बन भी हम यूज कर सकते हैं, सिलिका भी यूज कर सकते हैं, कोई और मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, और डेफिनेटली इसमें जो मोबाइल फेज है वो गैस होगी। तो यानी स्टेशनरी फेज यहाँ पे सॉलिड है और मोबाइल फेज गैस है, इसीलिए हम इसको गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, जो सेपरेशन होगी उसकी बेसिस होगी एड्सॉर्प्टिव बिहेवियर, यानी जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होंगे वो डिफरेंटली एड्सॉर्ब होंगे ऑन द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज। जो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होंगे एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, वो कॉलम से बाद में एल्यूट होंगे, और जो वीकली एड्सॉर्ब होंगे यानी कि जिनकी इंटरेक्शन
स्टेशनरी फेज के साथ वीक होगी, वो कॉलम में से जल्दी अल्यूट हो जाएंगे, वो मोबाइल फेज के अंदर मिक्स होके जल्दी बाहर निकल आएंगे कॉलम में से, उनकी एल्यूजन जल्दी हो जाएगी। तो इस तरह से इस बुनियाद पे सेपरेशन हो जाएगी कि जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स, हाउ दे आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज। सो ये है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफीज, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ओके सर। अच्छा, अब गैस क्रोमेटोग्राफी की देर टू टाइप्स हैं, और दो टाइप्स के बाद हम आगे जो चीज पढ़ेंगे वो है गैस क्रोमेटोग्राफ। अच्छा, व्हाट इज गैस क्रोमेटोग्राफ? अच्छा, बेसिकली याद रखिएगा, जो गैस क्रोमेटोग्राफ है वो अपरेटस है जिसमें हम गैस क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हैं। और जो गैस क्रोमेटोग्राफ है उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास एक सिलेंडर होता है जिसमें हमने कैरियर गैस यानी मोबाइल फेज को कंटेन किया होता है। इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट कैरियर गैस होती है, यानी कैरियर गैस मीन मोबाइल फेज। उसके बाद सैंपल इंजेक्शन सिस्टम है, और उसके बाद कॉलम है। कॉलम के बाद डिटेक्टर है, और डिटेक्टर के बाद जो है वो रिकॉर्डर है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि कॉलम और डिटेक्टर जो है, पर्टिकुलरली जो कॉलम है वो एक ओवन के अंदर मौजूद होता है, उसको हम थर्मल कंपार्टमेंट बोलते हैं। क्योंकि हमने थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है, पर्टिकुलरली कॉलम के टेम्परेचर को। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आएगी तो सेपरेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी। तो कीप दिस थिंग इन माइंड के कॉलम के साथ जो थर्मल कंपार्टमेंट है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफ। लेट्स सी द डायग्राम ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफ। देखें, हम गैस क्रोमेटोग्राफ की डायग्राम जो है यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए कि दिस इज बेसिकली कैरियर गैस टैंक, इसको कैरियर गैस सिलेंडर भी कहते हैं। इसके अंदर कैरियर गैस यानी मोबाइल फेज होगी। ये प्रेशर रेगुलेटर है जो कि कैरियर गैस के प्रेशर को रेगुलेट करेगा, ये उसके फ्लो को कंट्रोल करेगा। उसके बाद ये देखिए, ये थर्मल कंपार्टमेंट आ गया, इसको ओवन कहेंगे हम। ये ओवन है यानी थर्मल कंपार्टमेंट है, और इसके अंदर आपको कॉलम नजर आ रहा है कॉइल्ड फॉर्म में, दैट इज कॉलम। ठीक है, ये इसका इनलेट है और ये इसका आउटलेट है। इनलेट यानी कॉलम का वो हिस्सा जहां पे सैंपल को इंजेक्ट किया जाएगा, यानी मिक्सचर को इंजेक्ट किया जाएगा जिसको हमने सेपरेट करना है। और ये देखिए कि कॉलम को हमने ओवन के अंदर रखा हुआ है, कि ओवन के अंदर, ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। और जैसे मैंने आपको बोला था कि डिटेक्टर को भी हम, इसका भी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, तो डिटेक्टर को भी इस कॉलम ओवन के अंदर रखा हुआ है। इसको थर्मल कंपार्टमेंट कहते हैं। तो ये जो थर्मल कंपार्टमेंट होगा, इसका जो सोल पर्पज होगा वो ये होगा कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसके बाद ये देखिए, डिटेक्टर में से जो कंपोनेंट सेपरेट होके आगे जाएगा, तो रिकॉर्डर जो है वो उसको रिकॉर्ड करेगा, राइट। तो रिकॉर्डर रिकॉर्ड करवा करने के बाद ये पीक्स की फॉर्म में यानी क्रोमेटो ग्राम जो है वो हमें देगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देगा। तो दिस इज बेसिकली द डायग्राम ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफ। ये गैस क्रोमेटोग्राफ की डायग्राम है, यानी इसमें हमने वो ऑपरेटर्स दिखाया है कि किस तरह से गैस क्रोमेटोग्राफी का ऑपरेटर्स जो है वो मौजूद होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। हम आगे चलेंगे। अब हमने वन बाय वन इनको डिस्कस करना है। सबसे पहले कैरियर गैस पे हम बात करते हैं जी, ठीक है। देखिए जी, जो मोबाइल फेज यूज होती है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है, वो आमतौर पे हीलियम और नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी यूज हो सकती है। लेकिन हाइड्रोजन गैस को हम इसलिए प्रेफरेंस नहीं देते क्योंकि हाइड्रोजन गैस हाईली एक्सप्लोसिव होती है, इनफ्लेमेबल होती है। तो यहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है, या जो है वो फायर हैजर्ड्स जो है वो बन सकते हैं। लिहाजा जो बेस्ट कैरियर गैस है वो हीलियम या नाइट्रोजन है जो यूज होती है। अच्छा, कैरियर गैस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो भी हम गैस कैरियर गैस के तौर पे यूज करेंगे उसमें ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो दैट गैस शुड बी इनर्ट, केमिकली इनर्ट होनी चाहिए कि वो रिएक्शंस ना करे, इनएक्सपेंसिव होनी चाहिए, ठीक है, नॉन हेजर्डस होनी चाहिए, यानी हेजर्डस गैस ना हो जो हेजर्डस इफेक्ट्स वर्कर के ऊपर कॉज कर सकती हो। और ये गैस भी ऐसी होनी चाहिए जो डिटेक्टर को प्रॉपर मैनर में रिस्पॉन्ड करने में फैसिलिटेट करे, यानी इस तरह की गैस ना हो जो डिटेक्टर की फंक्शनिंग को हैम्पर करे।
दैट शुड नॉट बी अ गुड गैस। कोई ऐसी गैस नहीं होनी चाहिए कि जो गैस डिटेक्टर की फंक्शनैलिटी को रोके या उसकी एफिशिएंसी को इफेक्ट करे। इसमें अगर हम ये सारी क्राइटेरियन को देखें तो फिर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कैरियर गैसेस जो हैं वो बनती हैं, जो गैस क्रोमेटोग्राफी में हम यूज करते हैं। एक हीलियम है और दूसरी नाइट्रोजन है। देयरफॉर हीलियम जो है और नाइट्रोजन जो है ये ज्यादा इस्तेमाल होती हैं कैरियर गैसेस के तौर पे। और इसमें भी अगर आप देखें तो हीलियम गैस इजीली अवेलेबल है, और इसलिए हम उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कैरियर गैस के तौर पे। अच्छा, इसकी हीलियम को कैरियर गैस के तौर पे इस्तेमाल करने की दो और रीजंस भी हैं। एक तो ये है कि इसकी डेंसिटी लो है और फ्लो रेट बहुत अच्छा है। लेस डेंस होने की वजह से इजीली फ्लो करती है कॉलम के अंदर। और सेकेंडली ये है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो डिटेक्टर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। हीलियम गैस की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हमने सेपरेट करना होता है उसके मुकाबले में काफी ज्यादा होती है। तो जब डिफरेंस इन थर्मल कंडक्टिविटी आएगा तो उनकी डिटेक्शन जो है वो आसान हो जाएगी। तो और डिटेक्टर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी हीलियम जो है जो गैस है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इसलिए हम हीलियम को एज ए मोबाइल फेज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना। इसके अलावा हाई प्रेशर गैस सिलेंडर जो है वो गैस रिजर्वायर के तौर पे इस्तेमाल होता है। इस इस सिलेंडर को हमने रेगुलेटर के साथ अटैच किया होता है ताकि हम गैस के प्रेशर को और उसके फ्लो को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है इसके साथ, उसको सोप बबल मीटर कहते हैं। वो कैरियर गैस की जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है उसको इंश्योर करता है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है कि कैरियर गैस जो है एक सेम रेट के साथ, सेम फ्लो रेट के साथ जो है वो कॉलम की तरफ मूव करे। तो उसके लिए सोप बबल मीटर जो है वो इस्तेमाल होता है, जो उसके फ्लो को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैरियर गैस। ये हमने कैरियर गैस के हवाले से डिस्कशन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंजेक्शन सैंपल इंजेक्शन सिस्टम। देखिए, सैंपल को इंजेक्ट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरह की जो है ना वो डिवाइसेज होती हैं जिनके जरिए से हम सैंपल को कॉलम की तरफ इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ अगर तो लिक्विड सैंपल्स हैं हमारे पास तो उसके लिए हम माइक्रोपिपेट्स यूज करेंगे। जो माइक्रोपिपेट हम यूज करेंगे वो मिनिमम वॉल्यूम जो है वो 0.01 माइक्रोन लीटर वॉल्यूम तक सैंपल को इंजेक्ट कर सकते हैं। या अगर हम इनको ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 0.01 मिलीग्राम सैंपल जो है उसको इंजेक्ट करने में माइक्रोपिपेट्स हेल्प करते हैं। अच्छा, सॉलिड सैंपल्स जो हैं उनको भी हम गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए एनालाइज कर सकते हैं अगर हम उनको मेल्ट कर लें। ठीक है ना जी, और उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर लें। और उसके लिए हम उनकी पैरोलिसिस करते हैं, यानी विदाउट ऑक्सीजन हम उनको हीट अप करके ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा, विस्कस लिक्विड और सॉलिड सैंपल्स, ठीक है जी। एक ग्लास एम्प्यूल होता है। एम्प्यूल जस्ट लाइक एक समझ ले स्पून है। एक स्पून की तरह का डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है। ग्लास, वो ग्लास एम्प्यूल होता है, उसके जरिए से हम उसका उसका सैंपल का वेट करते हैं और उसको फिर हम इंजेक्ट कर देते हैं कॉलम के अंदर। अच्छा, जो नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उनको भी हम एनालाइज कर सकते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए। हालांकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वोलेटाइल लिक्विड्स जो हैं उनको गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम सेपरेट करते हैं। लेकिन बच्चों, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि नॉन वोलेटाइल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे कैन ऑल्सो बी एनालाइज बाई गैस क्रोमेटोग्राफी। बट उसके लिए हमें करना क्या होगा, वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू वोलेटाइल डेरिवेटिव्स। तो हमें उनकी डेरिवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, उनके वोलेटाइल डेरिवेटिव्स बनाने पड़ेंगे। जब हम उनके वोलेटाइल डेरिवेटिव्स बना लेंगे तो हम उनको फिर गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, उनको अगर हमने एनालाइज करना हो तो उनको हम बेसिकली एन एसिटाइल और एन अमाइल एस्टर्स की फॉर्म में स्टडी करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जो एन एसिटाइल और एन इमाइल एस्टर्स ये उनके बेसिकली वोलेटाइल डेरिवेटिव्स हैं। इसी तरह फैटी एसिड्स जो हैं उनको मिथाइल एस्टर्स के तौर पे हम जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। फैटी एसिड्स बजाते खुद जो है वो नॉन वोलेटाइल हैं, लेकिन उनको कन्वर्ट किया जाता है मिथाइल एस्टर्स में थ्रू डेरिवेटाइजेशन, और फिर हम उनको स्टडी कर सकते हैं। तो सैंपल इंजेक्शन सिस्टम जो है
वो यानी सैंपल को इंजेक्ट करने के लिए वी कैन यूज माइक्रोपिपेट्स, वी कैन यूज एम्प्यूल्स, वी कैन यूज जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स टू इंजेक्ट जी सैंपल। इसके अलावा हम माइक्रो सिरिंजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी नोट कर लीजिए प्लीज। माइक्रो सिरिंजेस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द इंजेक्शन ऑफ द सैंपल इनटू कॉलम या टूवर्ड्स कॉलम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉलम्स। अब हम कॉलम्स को डिस्कस करते हैं। देखिए कॉलम जो होता है दैट इज बेसिकली द हार्ट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी और हार्ट ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम ही मेन चीज होती है। अगर आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें कॉलम जो है वो मेन कंपोनेंट है, उसको हम हार्ट ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। एचपीएलसी के अंदर और गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर कॉलम को हार्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। तीन तरह के कॉलम्स होते हैं, एड्सॉर्प्शन कॉलम, पार्टीशन कॉलम और कैपिलरी कॉलम्स। ये तीन तरह के कॉलम्स हैं, इनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, व्हाट अबाउट एड्सॉर्प्शन कॉलम? देखें एड्सॉर्प्शन कॉलम जो है, क्योंकि जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसके अंदर हम कोई ना कोई एड्सॉर्बेंट यूज करेंगे और एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना होगा, तो इसलिए जो एड्सॉर्प्शन कॉलम्स हैं दे आर यूज्ड इन गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और इसमें जो हम एड्सॉर्बेंट यूज करते हैं वो एल्यूमिना हो सकता है, सिलिका हो सकता है या एक्टिवेटेड कार्बन हो सकता है। इन कॉलम्स के अंदर थ्रू एड्सॉर्प्शन जो है वो सेपरेशन होगी। अच्छा, दूसरी तरह के जो कॉलम्स हैं वो पार्टीशन कॉलम्स हैं। पार्टीशन कॉलम्स जो हैं वो हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम पहले कॉलम की पैकिंग करते हैं एक इनर्ट सॉलिड के जरिए से, और फिर उस पे कोटिंग करते हैं हम स्टेशनरी फेज की, जो कि नॉन वोलेटाइल लिक्विड होता है, उसकी कोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो पैकिंग होगी वो होगी सिलाइट मटेरियल की, फायर ब्रिक्स की और ग्लास बीड्स की। ये वो मटेरियल्स हैं जिनको पैकिंग के तौर पे हम पार्टीशन कॉलम में यानी सॉलिड स्पॉट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो स्टेशनरी फेज हम इनके अंदर यूज कर सकते हैं उसमें सिलिकॉन ऑयल है, ग्रीसेस हैं और पॉलीथीन ग्लाइकोल है। ये वो तीन लिक्विड्स हैं जो स्टेशनरी फेज के तौर पे यूज होते हैं। ये नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, ये स्टेशनरी फेज के तौर पे एक्ट करेंगे। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि दीज आर बेसिकली पार्टीशन कॉलम्स। पार्टीशन कॉलम्स की मैं बात कर रहा हूँ। द थर्ड टाइप्स ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड कैपिलरी कॉलम्स। बच्चों ये जो कैपिलरी कॉलम्स होते हैं ना, इनको ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स भी कहा जाता है। ये नायलॉन के, ग्लास के या निकल एलॉयज के बने होते हैं। इनका जो डायामीटर है ना वो जस्ट 0.12 से लेकर 10 मिलीमीटर्स तक हो सकता है, लेकिन इनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। इनकी लेंथ 30 से 300 मीटर्स तक हो सकती है। और ये क्वाइल की फॉर्म में होते हैं। दे आर हाईली एफिशिएंट कॉलम्स, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और इनकी एफिशिएंसी जो है ना वो बहुत ज्यादा है, और ये बड़ी अच्छी सेपरेशन जो है ना वो करते हैं। तो मोस्ट एफिशिएंट कॉलम जो है वो कैपिलरी कॉलम्स हैं जो गैस क्रोमेटोग्राफ के अंदर यूज हो सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं थर्मल कंपार्टमेंट में। सो आई हैव टोल्ड यू कि थर्मल कंपार्टमेंट जो है उसका मेन काम होगा कि टेम्परेचर प्रोग्रामिंग करना, ठीक है ना। तो यानी अच्छी रेजोल्यूशन के लिए, बेहतर पीक्स के लिए टेम्परेचर प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है। थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसके लिए हम जो ओवन यूज करते हैं उसको हम थर्मल कंपार्टमेंट या ओवन कहते हैं, ताकि उसके अंदर कॉलम और डिटेक्टर के टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन किया जा सके। सो थर्मल कंपार्टमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफ। इसके बाद आ गया डिटेक्टर। देखें डिटेक्टर जो है वो कॉलम के अंदर से जो एफ्लुएंट्स आएंगे उनको मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर कंपोजिशंस के अंदर वेरिएशंस आ रही हैं, जो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ तरह की वेरिएशंस आ रही हैं, तो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्टर जो है कंपोनेंट्स, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं करता, वो सिर्फ डिटेक्ट करता है, ठीक है। बाकी उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें फिर मुख्तलिफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स चाहिए होती हैं। एनएमआर है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, यूवी विजिबल है। वो डिटेक्शन जो है ना, जिसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूज होती हैं। जो सेपरेशन है उसके लिए ये गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेंगे और फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के जरिए हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे।
ज्यादातर जो डिटेक्टर यूज होते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में, उसमें कैथेरोमीटर है। अच्छा, कैथेरोमीटर का दूसरा नाम है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, टीसीडी कहते हैं इसको। दूसरा है जी गैस डेंसिटी डिटेक्टर है, जीसीडी। फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर है, एफआईडी। रेयर गैस डिटेक्टर है, आरजीडी। और आर्गोन आयोनाइजेशन डिटेक्टर है, एआईडी। तो ऑल दीज डिटेक्टर्स कैन बी यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे हम उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहे, बट वी कैन गो इन डिटेल्स। हम सेपरेटली इन डिटेक्टर्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं, और मैं आपको ना सेपरेटली इसके बारे में थोड़ा बता भी दूंगा, क्योंकि इस पे शायद एमसीक्यू वगैरह आ जाए, तो इसकी डायग्राम्स मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अभी मैं जनरली आपको गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, रिकॉर्डर जो है वो रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करेगा। जो गैस क्रोमेटोग्राफी की एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है कि आपने किस तरह का रिकॉर्डर इस्तेमाल किया है। रिकॉर्डर के दो पार्ट्स होते हैं, एक इसमें मोबाइल पेन होता है जो कि एक्टिवेट होता है जैसे ही सिग्नल आता है, और एक ना चार्ट स्ट्रिप होती है। अब ये जरा इमेजिन कीजिएगा, एक स्ट्रिप पे मूव कर रही है और एक पेन जो है ना एक ही जगह पे खड़ा है, ठीक है ना। अब अगर तो कैरियर गैस आ रही है तो पेन ऐसे बिल्कुल मूव करता जा रहा है, यानी कि ऐसे सीधी लाइन आ रही है। लेकिन जैसे ही कोई कंपोनेंट आएगा तो सिग्नल में वेरिएशन आएगी, तो वो जो आपका पेन होगा, ठीक है ना, मोबाइल पेन, वो मूव करेगा ऊपर और नीचे। जैसे ही वो ऊपर नीचे मूव करेगा तो एक पीक बन जाएगी। फिर जब वो कंपोनेंट कॉलम में से निकल जाएगा तो फिर स्टेशनरी फेज, सिर्फ मोबाइल फेज आएगी, तो वो फिर एक सीधी लाइन आ जाएगी। थोड़ी देर के बाद जैसे ही फिर कंपोनेंट आएगा तो अगेन वो मोबाइल पेन जो है वो मूव करेगा और एक दूसरी पीक आ जाएगी। इस तरह से क्रोमेटोग्राफ जो है वो बन जाएगा, और ये इसी तरह से रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा, यानी आपको एक डिस्प्ले देना शुरू कर देगा। तो रिकॉर्डर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि जैसे जैसे सेपरेशन होती चली जाती है उसको वो रिकॉर्ड करता चला जाता है। तो दिस इज अबाउट द रिकॉर्डर, ये रिकॉर्डर के हवाले से आप याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद है अ, एक सेकंड जी, ये अच्छा, नाउ इन लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। देखिए, लास्ट में ना हम गैस क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखिए कि जो क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे गैसोलीन है, वैक्सीज हैं, सल्फर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जो रॉ पेट्रोलियम के अंदर पाए जाते हैं, उनको गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए सेपरेट किया जा सकता है। और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यानी यूवी, आईआर, एनएमआर और मैस के जरिए से, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के जरिए से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो वी कैन सेपरेट एंड आइडेंटिफाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थ्रू गैस क्रोमेटोग्राफी विद सम सॉर्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। इसके अलावा जो हमारे फूड के अंदर ट्रेस कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए से सेपरेट कर सकते हैं। फैटी एसिड्स और स्टीरॉइड्स को हम गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए से सेपरेट कर सकते हैं, बट वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू वोलाटाइल कंपाउंड्स, एंड देयरफॉर उसके लिए हमें उनकी डेरिवेटाइजेशन करनी पड़ेगी। हमें उनके एस्टर्स, एसीटेट्स और ट्राईफ्लोरो एसीटेट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि व्हेन वी कन्वर्ट ए फैटी एसिड्स एंड स्टीरॉइड्स इनटू एस्टर्स, एसीटेट्स एंड ट्राईफ्लोरो एसीटेट्स, दे बिकम वोलाटाइल। तो गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए सैंपल का वोलाटाइल होना जरूरी है, तो उसको हमें डेरिवेटाइज करना पड़ेगा, वोलेटाइल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो ब्लड गैसेस होती हैं, हमारे ब्लड सैंपल्स के अंदर जो गैसेस डिसॉल्व हुई होती हैं, और हॉर्मोन्स जो होते हैं उनको भी गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए से सेपरेट किया जा सकता है। पेस्टिसाइड्स को, हर्बिसाइड्स को, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को, परफ्यूम्स को, कॉस्मेटिक्स को, प्लास्टिक मटेरियल्स को, फर्टिलाइजर्स हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, दे कैन ऑल बी एनालाइज्ड थ्रू गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। उनको भी गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए से एनालाइज कर सकते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो पोल्यूटेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए और उनकी क्वांटिफिकेशन के लिए भी यूज हो सकती है, यानी उनकी क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए। अच्छा, खास तौर पे पीओपीज, पीओपीज का मतलब होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। जो एयर और वाटर और सॉइल के अंदर ना कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है ना।
DDT है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है, नेफ्थलीन है, ठीक है ना। अच्छा, PCB है यानी पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन्स है। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में परसिस्टेंट होते हैं, यानी अगर ये इन्वायरमेंट में चले जाएं तो ये रिटेन करते हैं और ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होते हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए से हम POPs को, अगर वो वाटर के अंदर हैं, सॉइल के अंदर हैं या एयर के अंदर हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं। उनको जो है वो हम आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन इसकी नहीं हो सकती, जस्ट आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि ये वाला कंपाउंड है, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन नहीं हो सकती, उसके लिए हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको POPs की एग्जांपल भी बताई हैं। तो दीज आर बेसिकली द applications of gas chromatography. So we have finished gas chromatography and this is all about the general gas chromatography और उसकी application।